रिवर्टन के हर बार का एक पक्का नियम है, मार्कस और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। लगता है मैं बाहर बहुत बिगड़ गया था। 5 दिन और 5 रातें घर नहीं आया। बार्स में पीता रहा, लड़कियों को नाचने को कहता रहा जब तक मेरी बीवी, जो शहर की सबसे अमीर औरत है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मुझे घर जबरदस्ती ले गई और पूरे 10 दिन तक मुझे सजा दी। अगली सुबह ही रिवर्टन के हर बार ने वह नया नियम लगा दिया। लिडिया की निगरानी में मैंने न चाहते हुए भी अपने दोस्तों को फोन किया समझाने के लिए, अब मुझे बाहर पीने के लिए मत बुलाओ, अब मेरा कर्फ्यू है, मुझे 10 बजे तक घर आना है। सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें यह हक किसने दिया? हमने अलग जिंदगी जीने का फैसला किया था। लिडिया ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि जो ड्रिंक्स तुम पी रहे थे वह सब मेरे कार्ड से चार्ज हुए थे। मेरा दोस्त दूसरी तरफ जोर से हंस पड़ा। भाई, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें यह सब करने को कहा है? मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं बुदबुदाया, मैंने खुद ही कहा था। मैं खुद से बड़बड़ाना बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने पहले भी बीवी के दबाव में रहने वाले पति देखे हैं, लेकिन कोई भी मुझ जितना कंट्रोल में नहीं था। मेरे पास एक राज है, मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। 1 साल के अंदर मेरी बीवी लिडिया को एक कॉलेज लड़के से प्यार हो जाएगा। वह मुझसे तलाक ले लेगी, हमारी अरेंज्ड मैरिज तोड़ देगी और अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ देगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसे 10 साल तक चेज किया, लेकिन आखिर में मैं उसे किसी और से प्यार करने से रोक नहीं पाया। उस आदमी के साथ रहने के लिए उसने वह सब कुछ खत्म कर दिया जो मेरे परिवार ने बनाया था। इस बार मैंने जाने देने का फैसला किया है। बैंकेट हॉल के अंदर ग्लास टकरा रहे थे और बातें चल रही थी। मैं एक कोने में बैठा था और पास में एक खूबसूरत लड़के को अपने मैनेजर से बात करते हुए देखा। क्या तुम उसे हेलो नहीं कहोगे? वह खूबसूरत लड़का थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसे ध्यान खींचना पसंद नहीं है। उसका मैनेजर मुस्कुराया और जवाब दिया, सच है, उस जैसी औरत हमेशा सबका ध्यान खींचती है। तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वह तुम्हारा ख्याल रख रही है। वह खूबसूरत लड़का थोड़ा शर्मा गया। वह मेरे लिए अच्छी रही है। अभी पिछले दिन ही मेरी कार खराब हो गई थी और उसने मुझे एक बिल्कुल नई कार दे दी। उसने यह भी पूछा कि मैं कहाँ घर खरीदना चाहूंगा। उसका मैनेजर बहुत जेलस लग रहा था। और आगे बढ़ो, वह तुम्हें इतना मानती है, जाओ और उसे अपना बना लो। वैसे भी उसका पति तो बस नाम का है। मैंने चुपचाप अपनी पेटी फोर का एक टुकड़ा खाया। के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम का पति? वह मैं हूँ। मैं उन्हें मुझे नजरअंदाज करने के लिए दोष नहीं दे सकता। लिडिया के साथ 5 साल की शादी को याद करते हुए अफवाहें कभी नहीं रुकी। वह एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका नाम हमेशा गॉसिप में आ ही जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में अगर मैंने ऐसी बातें सुनी होती तो मैं किसी से जवाब मांगता, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद यह बातें अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं जगाती। आखिर मुझे पता है कि उसके आसपास घूमने वाले सब लोग बस कुछ वक्त के लिए हैं, और वह जिसके लिए बनी है वह आज ही आने वाला है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। मैं बोर होने लगा हूँ। जैसे ही मैं निकलने वाला था, एक जोर से आवाज आई और फिर चीखने की आवाजें। एक मेल वेटर ने गलती से शैंपेन टावर गिरा दिया। वाइन सीधे उस खूबसूरत लड़के के सूट पर गिर गई। उस खूबसूरत लड़के का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। वह चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? यह इस सीजन का होकू टूर स्वीट है। अपने मैनेजर को बुलाओ अभी। वेटर की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप माफी मांगता रहा, समझाते हुए कि वह बस एक कॉलेज स्टूडेंट है जो समर जॉब कर रहा है, लेकिन वह खूबसूरत लड़का उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं उसके पास गया और लंबी सांस ली। उसे अकेला छोड़ दो, मैं सूट का खर्चा उठाऊंगा। वह खूबसूरत लड़का मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बिना इंप्रेस हुए। बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है होकुतूर क्या है? क्या तुम्हें लगता है थोड़े से पैसे इसका खर्चा उठा सकते हैं? इस शोर ने लिडिया का ध्यान खींचा। वह गुस्से से देखी और पास आई। वह खूबसूरत लड़का ऐसे खुश हो गया जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वह उसके पास दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। जो सूट तुमने मुझे दिया था, किसी ने उसे खराब कर दिया। मैंने अपनी बीवी को हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा। यह बस एक सूट है, मैं इसके पैसे दे दूंगा। लिडिया ने मुझे ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़कर उस खूबसूरत लड़के को नरम आवाज में तसल्ली दी। यह बस एक सूट है, मैं तुम्हें कल नया दिलवा दूंगी, घर जाओ। यह कहकर वह उसे अपने साथ ले गई। मेरे पास खड़ा वह नौजवान वेटर बस वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से हैरान। मैं हमेशा से जानता था कि लिडिया में मर्दों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा लड़का भी उसके जाल में फंस जाएगा। मैंने उस नौजवान को हमदर्दी से देखा और जाने के लिए मुड़ा। वह मुझे पीछे से बुलाया, हे, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी बाहर ले जाना चाहूंगा। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कुछ नहीं था, फिक्र मत करो। जैसे ही मैं जाने वाला था, होटल मैनेजर पास आया और उसे डांटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। मैं घूमकर लड़के को देखा। यह वही है। अपनी पिछली जिंदगी में मेरी बीवी ने तलाक लेने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ दिया। ये सब एक आदमी को एक नाम देने के लिए, वह जिसके लिए बनी थी, ज़ेन। मेरा और उसका परिवार अरेंज्ड मैरिज से बंधे थे। तलाक से बहुत सारे फायदे खत्म हो जाते, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था। उसने एक अच्छा फाइनेंशियल सेटलमेंट भी ऑफर किया,
लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मुझे वह चाहिए थी, पैसे नहीं। मैंने उसे 10 साल तक प्यार किया था। ये लड़का कौन था जो कहीं से भी आ गया, ऐसे ही लिडिया का दिल लेकर चला गया। मैंने उस तलाक से बचने के लिए सब कुछ किया, और ऐसा करते हुए मैंने लिडिया को और दूर धकेल दिया। आखिर में उसने मुझे पूरी ताकत से दबोच लिया और मुझे साइन करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे इंसान से प्यार करते हुए जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मैं अंदर ही अंदर घुल गया और मर गया। इस बार मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन नहीं बनूंगा। मैं किसी ऐसे इंसान को जो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे बेकार महसूस नहीं करने दूंगा। मुझे याद है अपनी पिछली जिंदगी में जब मुझे ज़ेन के बारे में पता चला था, मैंने उसके पास जाने के लिए सब कुछ किया। लिडिया को पता चला और वह तुरंत मुझे वार्न करने आई। अगर उस लड़के को एक बार भी छुआ तो मैं हमारे परिवारों के बीच के सारे डील्स खत्म कर दूंगी। मैंने रोते हुए उससे पूछा, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? उसने मुझे नफरत से देखा। वह तेज है और जिंदगी से भरा है। वह इस दुनिया की हर अच्छी चीज है, बस उसके बैकग्राउंड को छोड़कर। वह तुम्हें हर तरह से हराता है। दोबारा जन्म लेने के बाद मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। प्यार लॉजिक को फॉलो नहीं करता। इस बार मैं हार मान लेता हूँ। वापस उस एस्टेट में जो अपनी हर इंच जमीन के बराबर कीमत रखता है, बड़ा, शानदार और बहुत अमीराना। हमारे दोनों परिवारों की तरफ से शादी का तोहफा। मुझे हैरानी इस बात की है कि आज उसकी कार बाहर खड़ी है, वह घर पर है। लिडिया लिविंग रूम में बैठी थी, एक टांग दूसरी पर आराम से रखी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा, वही ठंडी नजर जैसे हमेशा होती है। मैं झुका चप्पल बदलने के लिए उस नौजवान वेटर के बारे में सोच रहा था। उसके एप्रन पर एक छोटा सा स्माइली फेस लगा हुआ था। किसी और के पास नहीं था, बस उसके पास। जबकि मैं जो कुछ भी पहनता हूँ उसकी बहुत कीमत होती है, फिर भी वह हमेशा वही सिंपल स्टाइल होता है, फीका, बेजान। अचानक मुझे यह चप्पलें पसंद नहीं आई। मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं नंगे पांव लिविंग रूम में गया। लिडिया ने मेरे नंगे पांव देखे। वह हैरान होकर गुस्से से देखी। जूते नहीं पहने? मैं उसके सामने बैठ गया, शांत। अगर मैं नहीं पहनना चाहता तो नहीं पहनूंगा। लिडिया ने धीरे से हंसी, हल्की सी मजाक उड़ाते हुए। कितना अजीब है, तुम्हें क्या हो गया है? अपने दिमाग में मैंने सोचा, तुम्हारा होने वाला पति वही। 5 साल की अकेली शादी ने मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर डाला है। मेरा वजन लगातार कम हो रहा है। लिडिया दूसरी तरफ पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत है। मैंने अपनी नजर वापस खींची और सीधे उसकी तरफ देखा। चलो तलाक ले लेते हैं। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि उसने हंसी उड़ाई। उसने अपना फोन सोफा पर फेंका और मुझे देखती रही, बिना किसी भाव के। मार्कस, अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं सीधा बैठ गया और उसकी डरावनी नजर का सामना किया बिना डरे। मैं सीरियस हूँ। 5 साल हो गए लिडिया, तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। हम एक दूसरे को आजाद कर सकते हैं। 1 महीने से भी कम में आल्टन एक बड़ा बिजनेस फोरम होस्ट करेगा। वहीं पर वह ज़ेन से मिलेगी, जो इवेंट में पार्ट टाइम होस्ट के रूप में काम कर रहा होगा। उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाएगा और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सब कुछ किया और फिर भी मुझे सिर्फ दर्द मिला। इस बार मैं खुद को दोबारा बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। मैं लिडिया और ज़ेन के मिलने से पहले ही हट जाऊंगा। मैं उनकी लव स्टोरी के लिए रास्ता साफ कर दूंगा। शायद मेरी आंखों ने बहुत कुछ बता दिया। लिडिया का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उसका मिजाज कभी नरम नहीं रहा। जो भी उसे नाखुश करता है उसे कोई रहम नहीं मिलता। वह मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी हैं। क्या अब मैं तुम्हारा खिलौना हूँ मार्कस? जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया तलाक ले लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेलने आई हूँ? 5 साल पहले हमारे परिवारों के रिश्ते अच्छे थे और उन्होंने हमारी शादी तय की थी। लिडिया की पर्सनैलिटी के साथ वह कभी भी ऐसे ही मान नहीं जाती, लेकिन उसकी दादी उस वक्त बहुत बीमार थी और उस दबाव ने उसे यह शादी करने पर मजबूर कर दिया। लिडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। खुशकिस्मती से उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह बहुत प्यार करती हो। वह अपने परिवार का बिजनेस भी संभाल रही थी और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत थी। तो उसने 5 साल तक मेरे साथ काम चलाया। मैं खुद पर उदास और कड़वी हंसी हंसा। क्या तुम सच में ये सिर्फ नाम की शादी चलाना चाहते हो? लिडिया ने उन शब्दों का मजाक उड़ाते हुए मजा लिया। ये क्या है? क्या तुम अकेला और बेचैन महसूस कर रहे हो? मैंने अपने शब्द ध्यान से चुने। नहीं, मैं बस। लेकिन लिडिया खड़ी हो गई और मेरे पास आई। वह झुकी, अपने हाथ सोफा के दोनों तरफ रखे, मुझे घेर लिया। अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इसके बजाय तुम तलाक की बात कर रहे हो। क्या सच में यही वजह है? लिडिया से हमेशा एक हल्की सी खुशबू आती है, टोबैको और परफ्यूम की मिली जुली। वह कभी मेरे करीब नहीं आई। सिर्फ एक बार मैंने उसकी कोट से सांस लेते हुए वह खुशबू महसूस की थी। अब वह खुशबू मुझे पूरी तरह से घेर चुकी है। मुझे एक्साइटेड महसूस होना चाहिए था, लेकिन मुझे सिर्फ घुटन महसूस हो रही है। मेरा मन बन चुका है। मैंने समझाया, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत पहले ही अकेला रहने की आदत डाल चुका हूँ। लिडिया सीधी हो गई। ऐसा है क्या? उसे मुझ में कभी कोई असली इंटरेस्ट नहीं था। वह छोटा सा मूव बस मुझे परेशान करने के लिए था। उसने मुझे नीचे देखा। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। मुझे पता है आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। मुझे इसे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे तलाक के लिए बहाना बना रहे हो? फालतू में। मैं खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखा।
एक एनिवर्सरी जो हमने कभी नहीं मनाई। अब तक इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सोचो, तुम्हारे लिए मेरी उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे रखने से ज्यादा तुम्हें अपनी आजादी चाहिए, है ना? यह कहकर मैं पीछे देखे बिना बेडरूम की तरफ ऊपर चला गया। एक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज, फिर इंजन के चलने की आवाज। लिडिया चली गई। इस बार मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मेरा फोन बजा। ये मेरा अच्छा दोस्त जेसन था। मार्कस, इंपीरियल क्लब आ जाओ, चलो चलते हैं। शादी के बाद मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ। जेसन मुझे 10 बार इनवाइट करता है, मैं 9 बार मना कर देता हूँ। इस बार मैं बिना सोचे मान गया। चलो करते हैं। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, क्या तुम सच में बाहर आना चाहते हो? मैंने पक्के इरादे से जवाब दिया। एनिवर्सरी कोई फ्यूनरल नहीं है, मैं आ रहा हूँ। मैंने 10 मिनट अपनी वार्डरोब में देखा। मैंने एक ब्लैक सूट चुना जो स्लिम कट था, मेरे लंबे लेकिन पतले शरीर को दिखा रहा था। मैंने यह सूट खास तौर पर इस उम्मीद में खरीदा था कि लिडिया मुझे इसमें देखेगी। उस महीने वह कभी घर नहीं आई। बस एक चीज जिससे मैं खुश नहीं हूँ वह यह है कि मैं हाल ही में कितना पतला हो गया हूँ। मैं तैयार हुआ, थोड़ा टचअप किया और सीधा क्लब की तरफ ड्राइव किया। इंपीरियल क्लब ऑल्टन के सबसे मशहूर एंटरटेनमेंट वेन्यूज में से एक है। मैंने जेसन और दूसरों को बार में पाया जहां हमने मिलने का फैसला किया था। जेसन ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, बड़ी मुस्कुराहट के साथ। देखो कौन आया है, एक दुर्लभ दृश्य। कुछ ड्रिंक्स के बाद मजाक शुरू हो गया। मार्कस, अगर तुमने हमें फिर से छोड़ दिया होता तो मैं सोचने लगता कि 5 साल पहले वह सेरेमनी शादी थी या फ्यूनरल। जेसन ने मजाक में हाथ बढ़ाया, मेरी आंखें खोलने का नाटक करते हुए। तुम घर पर कैंडल लिट डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? मैं गेस करता हूँ, क्या लिडिया ने तुम्हें फिर से परेशान किया? मैंने उसका हाथ हटा दिया। बस करो, तुम मेरे बाल खराब कर रहे हो। ये लोग मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। अपनी पिछली जिंदगी में जब लिडिया की जेन के प्रति जुनून ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, यही वह लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। मुश्किलों से बना वह रिश्ता, मैं उसे कभी नहीं भूला। तो मैंने उन्हें तलाक के बारे में बताया। वह कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए, फिर उन तीनों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। आखिरकार, मार्कस के अपने प्यार में पागल होने के दौर से आजाद होने के सम्मान में। आज रात हम तब तक पियेंगे जब तक गिर न जाए। चीयर्स। मैं उनके साथ चिल्लाया। तलाक के बाद आजादी को लगभग देख पा रहा था। आगे एक नई जिंदगी थी। मेरी पिछली जिंदगी की ट्रेजेडी बहुत बहुत दूर लग रही थी। जैसे जैसे ड्रिंक्स बढ़ते गए, सब थोड़े और हिम्मत होते गए। जेसन ने मेरे कंधे पर थपकी दी। मार्कस, आसपास देखो जब तुम्हें पसंद आए। शर्माओ मत, जाओ और कर लो। लिडिया हर दिन अफवाहों के साथ घूम रही है। हम उसे इस मामले में जीतने नहीं दे सकते। मेरी आंखें शराब के नशे में इधर उधर घूम रही थी। तुम्हें पता है क्या फेयर पॉइंट? मेरी नजर एक पतली फिगर पर पड़ी जिसका लंबा सिलुएट था। अगर लिडिया एक कॉलेज लड़के के पीछे जा सकती है तो मैं एक कॉलेज लड़की के पीछे जा सकता हूँ। मैंने अपना ग्लास उठाया, लड़खड़ाया और उस नौजवान औरत के कंधे पर थपकी दी। वह मुड़ गई, ताजी चेहरे वाली, जवान, थोड़ी शर्मीली। उसने माफी भरी नजर से अपना सर हिलाया। सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने जल्दी से झुककर माफी मांगी और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मैं मुश्किल से कुछ कदम चला था कि मैं फिसल कर गिर गया। ग्लास जमीन पर टूट गया। लड़की मुझे उठाने के लिए झुकी। लो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जो पूरी तरह लाल था। मेरी धुंधली नजर से एक भ्रम, लड़की का चेहरा लिडिया के चेहरे में बदल गया जो मुझे ठंडी नजर से घूर रही थी। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े पर पड़ा। खून तुरंत निकलने लगा। सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गया। मार्कस, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा परिवार मुझे रोक सकता है? सपने में मैंने लिडिया का चेहरा फिर से देखा, बेरहम, बिना किसी गर्माहट के। मैं एक टूटा हुआ आदमी था जो एक उखड़े हुए लिविंग रूम के मलबे में पड़ा था। जब तलाक की खबर फैली, मेरे माँ बाप उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ मिल गए, उसे हर तरफ से दबाव डालने लगे। लेकिन लिडिया ने एक भी बात नहीं सुनी। वह अकेली आगे बढ़ती रही। उसने मेरे परिवार को घुटनों पर लाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसके अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों ने पहले उसे गलत ठहराया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसकी मदद की और आखिरकार उन्होंने जेन को मान लिया। लिडिया की तेज हिफाजत में उसने धीरे धीरे उसके माँ बाप की मंजूरी हासिल कर ली। लिडिया, मैंने तुम्हें 10 साल तक प्यार किया है। क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता? मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। आंसू मेरी उंगलियों से फिसल रहे थे। मार्कस, मैंने तुम्हें अलग होने का मौका दिया था, तुमने उसे नहीं लिया। लिडिया ने मुझे देखा, पत्थर की तरह ठंडी। फिर उसका फोन बजा, एक खास रिंगटोन। जेन की चमकती आवाज कमरे में भर गई। डार्लिंग, प्लीज फोन उठाओ। डार्लिंग, तुम्हारी कॉल इंतजार कर रही है। मैंने उस खास रिंगटोन को सुना। लिडिया की दूर जाती फिगर को देखते हुए दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रही थी। एक तेज दर्द मेरे सीने में उठा। मैं हाँफते हुए उठ गया। मैं जोर से हाँफ रहा था। मैं अपने बेडरूम में था। बाहर धूप तेज थी और चिड़ियां गा रही थी। मैं घर वापस कैसे आ गया? क्या वह लड़की मुझे यहाँ लाई थी? मैंने अपने पट्टी बंधे हाथ को देखा और अपनी धड़कती हुई कनपट्टी पर उंगलियां दबाईं। मैं उसे ढूंढने ही वाला था कि लिडिया की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। मेरे बिना मजे करो, आज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
वह दूसरी मंजिल की रेलिंग पर झुकी थी, आवाज आलसी, सिलुएट शानदार। मैं दरवाजे के फ्रेम पर झुका और उसे आते हुए देखा। तुमने उसे कहाँ छुपाया? लिडिया की भौहें कस गईं। वह कॉलेज लड़की। मैंने उसे देखा। ऐसी औरत मिलना मुश्किल है जो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और महसूस कराए। 1 महीने में लिडिया वैसे भी किसी और आदमी के पीछे पागल हो जाएगी। मैं भी कुछ ऐसा ढूंढ लेता हूँ जिससे दर्द जल्दी कम हो। जैसे ही मैंने यह कहा, लिडिया का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे वॉक इन क्लोजेट में घसीट लिया। अब बदलो। किसने कहा तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूम सकते हो? ऐसे कपड़े? मैंने अपने कमजोर शरीर को देखा। कपड़े ही सब कुछ कर रहे थे। वह शब्द मुझ पर शायद ही लागू होता है। और कब से एक औरत जो मुझसे प्यार नहीं करती मेरे कपड़ों के बारे में कुछ कह सकती है? लिडिया, पिछले दिन तुम और वह खूबसूरत लड़का, क्या तुम सच में उसके साथ रूम में गए थे? मैं हिला नहीं। मैं बस उसे शांति से देखा। तुम्हारा काम नहीं। हमेशा की तरह वही ठंडा जवाब। तो मैं जो करता हूँ वह भी तुम्हारा काम नहीं। अगर हम तलाक नहीं ले रहे तो हम अलग जिंदगी जिएंगे। मैंने उसे सीधे देखा। इतने सालों के बाद मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मैं भी कुछ एक्साइटमेंट ढूंढ लेता हूँ इस खाली जगह को भरने के लिए। तो ऐसा लगता है पूरी तरह लापरवाह होना। ये सच में आज़ादी देने वाला है। अब मुझे उसके मूड को अपने मूड पर कंट्रोल नहीं करने देना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने खुद को वापस पा लिया है। वह बाहर जो चाहे कर सकती है, जबकि अपने पति से उम्मीद करती है कि वह घर पर चुपचाप बैठा रहे। लिडिया भी अलग नहीं है। वह मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वह बीवी का नाम इस्तेमाल करती है मुझे हर मोड़ पर कंट्रोल करने के लिए। लिडिया ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे उस शरीर के साथ कौन सी औरत तुम्हें चाहेगी? मैंने नीचे देखा। एक सिंपल शर्ट, छाती की मसल की हल्की सी झलक, बाकी सब कपड़े के नीचे छुपा हुआ। कुछ खास नहीं। मैंने उसका हाथ हटाया और शांति से अपने कपड़े ठीक किए। मैं ज्यादा खाऊंगा, वर्कआउट करूंगा और कुछ और औरतों को अपनी तरफ ध्यान दिलवाऊंगा। मार्कस, क्या तुम पागल हो गए हो? लिडिया आखिरकार गुस्से में बोली। तुम्हें क्या हो गया है? जो मार्कस में पहले था वह शांत, समझदार और ख्याल रखने वाला था। वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? अगर मेरे पापा ने सुना होता जो अभी मेरे मुंह से निकला है तो उन्हें शायद हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन मुझे अब थोड़ा पागल बनना पड़ेगा ताकि आने वाले असली पागलपन से आजाद हो सकूं। अगर जेन पिक्चर में नहीं होगा तो वह तलाक नहीं लेगी। एक अरेंज्ड मैरिज को खत्म करना कभी आसान नहीं होता। वह इसके लिए बहुत तेज है। फायदे और नुकसान को तोलना उसकी खासियत है। और मैं दोबारा उसे किसी और से प्यार करते हुए नहीं देख सकता। तो मुझे तलाक दे दो। मैंने फिर से यह बात उठाई। सपने देखते रहो मार्कस। मैं चाहती हूँ तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस करो कि तुमने मुझसे शादी की। लिडिया फिर से ठंडी और शांत हो गई, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से देख लिया हो। तुम अलग जिंदगी जीना चाहते हो? ठीक है, तो हम वही करेंगे। मैं हैरान रह गया। सिर्फ मुझे अफसोस दिलाने के लिए वह इस पर भी राजी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे जबरदस्ती शादी करने से उसे इतना गहरा जख्म लगा होगा। इतना गहरा कि उसे इससे निपटने के लिए कुछ इतना एक्सट्रीम चाहिए। जैसे ही मेरा दिमाग खाली हो गया, लिडिया ने हाथ बढ़ाया और मेरी कमर में अपना हाथ डाला, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपनी जुबान अपने होंठों पर फेर ली। उसकी नजर पढ़ी नहीं जा रही थी। क्या तुम चाहते हो मैं पहले तुम्हारे शरीर पर काम करने में मदद करूं? नहीं। मैंने उसे तुरंत धकेल दिया। जिन लोगों को अलग होना है उन्हें एक दूसरे को छूना बंद कर देना चाहिए। लिडिया ने अपनी आंखें पतली की, तेज और खोज भरी। उसने मेरी ठोड़ी पकड़ी और मुझे उसे देखने पर मजबूर किया। क्या तुम मार्कस के जुड़वां भाई हो? क्योंकि एक आदमी जिसने 10 साल तक किसी से प्यार किया हो, वह अचानक से ऐसा नहीं बन जाता। मैंने एक नकली मुस्कुराहट दी। गेस करो। मार्कस, ये शादी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम बस ऐसे ही दूर जा सको। बहुत सारे फायदे दांव पर हैं। मेरे पास तुम्हारे इमोशनल ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम सच में अकेलापन नहीं संभाल सकते और बाहर जाना चाहते हो। वह मेरे कान के पास झुकी। सावधान रहना, मैं किसी भी सरप्राइज को नहीं मानूंगी। मैं वह हूं जो एक बार मर चुका है। मुझे इन सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन कहीं से कुछ उठा और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। मेरी हथेली में जलन हुई। उसके गाल पर एक साफ हाथ का निशान बन गया। उसने अपना सर घुमा लिया। उसकी गर्दन का शानदार मोड़, उसके प्रोफाइल की तेज लाइन। थप्पड़ खाने के बाद भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह धीरे से वापस मुड़ गई। उसकी आंखें कातिलाना थीं, जैसे वह मुझे अभी गला घोंट सकती है। मेरा हाथ कांप रहा था। डर से नहीं, थप्पड़ से मेरा जख्म फिर से खुल गया था। खून तेजी से बह रहा था। लिडिया ने मेरे हाथ पर नजर डाली, फिर मुड़कर चली गई, सिर्फ एक ठंडी, दूर जाती पीठ छोड़कर। मैंने पट्टी से रिसते हुए खून को देखा। ये ठीक है, मैंने सोचा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सीने के अंदर जो खून बहा था उससे बेहतर है। उस थप्पड़ के बाद लिडिया फिर से गायब हो गई। वह गॉसिप कॉलम्स में दिखती थी, एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ घूमती हुई, और क्लब्स और बोर्ड रूम्स में, बस कभी घर नहीं। मैं दिन गिन रहा था। 2 हफ्ते, बस इतना ही बचा है लिडिया के जेन से मिलने से पहले। इस दौरान मैंने एक खास कॉफी शॉप में जाना शुरू कर दिया। मैंने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और चुपचाप उसे काम करते हुए देखा। उसकी हर छोटी हरकत मेरी नजर में आ जाती थी। अगर मैं एक औरत होता तो शायद मुझे भी उससे प्यार हो जाता। जेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ है, एक कोवर्कर ने बुलाया। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है,
लेकिन वह बेचारी लड़की लिडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। चाहे वह कितना भी जुनून से एक दूसरे से प्यार करे, लिडिया की ताकत और दौलत उन्हें अलग कर देगी। जब तक मुझे अपनी पिछली जिंदगी में जेन के बारे में पता चला, वह उससे पहले ही ब्रेकअप कर चुका था, तो मैंने उसके बारे में कभी पता नहीं किया। कैफे का दरवाजा खुला, एक नौजवान औरत अंदर आई। मैं जम गया। वह कॉलेज लड़की। जेन, तुम क्या हो? ओ, तुम आ गई। जेन ऐसे खुश हो गया जैसे क्रिसमस पर कोई बच्चा उस लड़की से मिलने जा रहा था जो उसके लिए छोटे केक्स लाई थी। मैं पास में काम कर रही थी तो तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारे लिए कुछ छोटे केक्स लाई हूँ। वेंडी इतना मुस्कुराई कि उसकी आंखें छाछ जैसी हो गईं। उसके और जेन के स्माइल मिलते थे, जिसे वह कपल्स रिजेम्बलेंस कहते हैं। और लिडिया इसे तोड़ देगी, कितना नुकसान। जेन खुश भी था और परेशान भी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, पार्ट टाइम काम करना पहले ही थका देने वाला है। तुम्हें मुझ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रीट कर सकूं। वेंडी के मीठे शब्द इतनी सहजता से निकले, मैं यह सोचे बिना नहीं रह पाया कि लिडिया ने मुझे कभी कुछ खाने को नहीं खरीदा। हालांकि मुझे वैसे भी मीठा पसंद नहीं था, क्योंकि जेन अभी भी शिफ्ट पर था। वेंडी ज्यादा देर नहीं रुकी। मैं कोने में बैठा था, सर झुकाए। डर रहा था कि कहीं वह मेरी तरफ न देखे और मुझे पहचान न ले उस आदमी के रूप में जिसने नशे में उसे क्लब में अप्रोच करने की कोशिश की थी। जैसे ही वेंडी चली गई, मैंने जल्दी से अपना बिल चुकाया और निकल गया। सर, रे हमेशा सबसे पहले यही कहता है जब वह मुझे देखता है। मैं थका हुआ घर पहुंचा। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं और पता नहीं कैसे मेरे आसपास लोगों का जाल और उलझ गया है। मैंने अपनी कनपटी रगड़ी। मेरा दिमाग मुश्किल से चल पा रहा था। हम 100 मीटर भी नहीं चले थे कि मैंने कहा, रे मुझे ड्राइव करने दो। मेरा बहाना था कि मैंने बहुत वक्त से ड्राइव नहीं किया और मेरा मन कर रहा है। मैंने व्हील पकड़ा और आगे सड़क देखी। वहां इंटरसेक्शन पर वेंडी लाइट पर इंतजार कर रही थी। मैंने ध्यान से टाइम किया और एक्सेलरेटर दबाया। मैंने उसे टक्कर मारी। वह गिर गई। मुझे अफसोस है। मैं घबराहट में कार से कूदा और उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसकी टांग से बहुत खून बह रहा था। यह कोई छोटी चोट नहीं थी। ये तुम हो? वेंडी दर्द में कराह रही, मुझे पहचानते हुए। मैंने रे से कहा, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। वह कॉलेज लड़की का नाम वेंडी है। वह अभी स्टूडेंट है, 21 साल की। मैं हॉस्पिटल की बेंच पर बैठा। उसका नंबर जो मैंने अभी सेव किया था उसे घूर रहा था। उदासी की एक लहर मुझ पर छा गई। आखिर में मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। बदला लेने का बस एक ही तरीका मुझे समझ आया, जैसा को तैसा। अगर जेन मेरी बीवी को ले सकता है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं ले सकता। सच है, जेन लिडिया की ताकत में बह गया था, लेकिन आखिर में उसने इसे मान लिया। अगर उसने आखिर तक उसे मना किया होता तो शायद मैं समझदार रह पाता। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे आखिरी स्टेज का लिवर कैंसर था। मेरे आखिरी दिन हॉस्पिटल के बेड पर गुजरे। तब तक लिडिया और जेन अलग नहीं हो सकते थे। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, मरने से पहले एक बार भी नहीं। मैंने वेंडी के सारे मेडिकल खर्चे उठाए और मैंने उसे खोई हुई मजदूरी और ठीक होने के खर्चों के लिए खुले दिल से पैसे दिए। हॉस्पिटल में रहने से उसका पार्ट टाइम काम बिगड़ गया होगा। मैं अच्छा बात करने वाला हूँ। आधे दिन के अंदर मैंने उसके बारे में ज्यादातर सब कुछ जान लिया जो मुझे जानना था। एक मामूली परिवार, दोनों माँ बाप जिंदा हैं और एक छोटा बिजनेस चलाते हैं। एक छोटा भाई मिडिल स्कूल में। कोई हैरानी नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड लिडिया छीन लेगी। आराम करो, मैं अक्सर मिलने आऊंगा। जाने से पहले मैंने अपना सबसे गर्म, सबसे भाई जैसा चेहरा बनाया। एक नरम मुस्कुराहट। ठीक है, मैं जवान हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वेंडी मुस्कुराई, अपने सफेद दांत दिखाते हुए, मुझे पूरी मासूमियत से देखते हुए। मैं भी उतना बूढ़ा नहीं हूँ, 27 साल का, 72 का नहीं। लेकिन 5 साल की घुटन भरी शादी और लंबे समय तक भूख न लगने की वजह से मुझे अंदर और बाहर से बूढ़ा कर दिया है। घर जाते हुए मैं एक फार्मेसी पर रुका और सप्लीमेंट्स का एक ढेर उठाया। रे, एक होम सर्विसेज एजेंसी से कांटेक्ट करो। कुछ भरोसेमंद स्टाफ ढूंढो, कोई जो अच्छा खाना बना सके, आइडियली न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफिकेट के साथ। मैं बैक सीट में बैठा था, सप्लीमेंट्स से घिरा हुआ, और अपने इंस्ट्रक्शंस दिए। हाँ सर, रे ने जवाब दिया। जब मैंने लिडिया से शादी की तो दोनों फैमिलीज ने कहा था कि काम करने वाले रखो, सफाई के लिए, बगीचे के लिए, खाना बनाने के लिए। मैंने सबको मना कर दिया। किसी और का हमारे घर में होना ऐसा लगता था जैसे कोई घुसपैठ कर रहा हो। यह खराब कर देता जो मैंने अपनी और उसकी जिंदगी के बारे में सोचा था। लेकिन नतीजे खुद बोलते हैं। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। अब सपने देखना बंद करो। घर वापस आकर मैं आगे चलता हूँ जबकि रे पीछे आता है। उसके हाथों में सप्लीमेंट्स के बैग्स भरे हुए हैं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, लिडिया सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। वह नीचे आते हुए अपनी कफ्स ठीक कर रही है, एक आम सा तरीका, लेकिन बहुत खूबसूरत। रे, अब तुम्हारा काम हो गया, मैं कहता हूँ। रे सप्लीमेंट्स टेबल पर रखता है, लिडिया को इज्जत से सर हिलाता है, फिर जल्दी से बाहर चला जाता है। 1 घंटे में एक कॉकटेल पार्टी है, तुम्हारे माँ बाप वहाँ होंगे, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। लिडिया सप्लीमेंट्स की तरफ देखती भी नहीं, वह बस अपना हुक्म देती है, हमेशा की तरह ठंडे तरीके से। उसने कभी नहीं चाहा कि मैं उसके साथ रहूं जब तक मेरा कोई मकसद न हो। दोबारा जन्म लेने के बाद से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया हूँ।
ये इसलिए नहीं कि मैं बुरा बेटा हूँ, बल्कि मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैं उनका सामना करने में शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं थोड़ा डरता भी हूँ। ठीक है, मैं ऊपर चला जाता हूँ। पिछले 2 हफ्तों में मैं खाली नहीं बैठा। मैंने पूरी नई वार्डरोब खरीदी है। अलग स्टाइल, अलग कट्स, पहले जैसा कुछ नहीं। मैं एक अच्छा स्लिम कट सूट चुनता हूँ जिसका कॉलर बहुत अच्छे से बना हुआ है। मैं बहुत पतला हूँ लेकिन लंबा हूँ, ये भी कुछ काम आता है। थोड़ा पतला दिखने के अलावा मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूँ। अपना लुक ठीक करने के बाद मैं एक अच्छी घड़ी पहनता हूँ। रोशनी में ये जरूर ध्यान खींचेगी। पहले मैं जितना खुद को रोकता था अब मैं उतना ही दिखाता हूँ। लिडिया नीचे इंतजार कर रही है, फोन पर बात करते हुए। वह मुझे सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुनती है और देखती भी नहीं। मुझे परवाह नहीं। मैं गाड़ी के पास जाता हूँ और अकेला इंतजार करता हूँ। कुछ मिनट बाद वह बाहर आती है। जब वह गाड़ी में बैठती है और जब हम चलते हैं वह एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती। पूरे रास्ते हम एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं बोलते। वह गाड़ी चलाती है। मैं अपने फोन में देखता हूँ। मैंने वेंडी का नंबर सेव कर लिया है और उसकी खबर ले रहा हूँ। वेंडी, अगर हॉस्पिटल का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मैं खाना भेज सकता हूँ। वेंडी जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। मैं आज तुम्हारे लिए कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना भूल गया। मैं कल जब मिलने आऊंगा तो ले आऊंगा। वेंडी जवाब देती है, आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये शराफत नहीं है। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें टक्कर मारी और हॉस्पिटल पहुंचाया। शर्माओ मत, बस बता देना अगर कुछ चाहिए हो। वेंडी और जेन एक जैसे परिवार से हैं। लिडिया ने जेन के लिए अमीर लड़की का रोल किया था तो मैं वेंडी के लिए अमीर और कामयाब आदमी का रोल कर सकता हूँ। इस तरह सोचने पर यह लगभग ठीक लगता है। मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। आगे की लाइट लाल हो जाती है। गाड़ी रुक जाती है। लिडिया आखिरकार मेरी तरफ देखती है अपनी आंखों के कोने से। वह मुझ में आया बदलाव देखती है और फिर भी सबसे बुरी बात कहती है, यह सूट तुम पर बर्बाद है। हाँ, वह ड्रामा सीन्स जहां आदमी औरत को हैरान कर देता है पूरी तरह से झूठे होते हैं। मैं अपना फोन नीचे रखता हूँ और अपना कॉलर ठीक करता हूँ। सच में बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वह छोटा सा जानबूझकर किया गया इशारा उसके चेहरे को फिर से गुस्से से भरने के लिए काफी है। मार्कस, क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? क्यों? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसकी कायद है। मैं सालों से खुद को संभाल रहा हूँ, उसका क्या फायदा हुआ? जब तुम एक बार मर चुके हो तो चीजें इतनी भारी नहीं लगती। खुद को सांस लेने देना बेहतर है बजाय खुद को पिंजरे में बंद रखने के। मत भूलो तुम कौन हो। उसकी आवाज अब तेज है। उसने मुझे कभी पति की तरह नहीं समझा, फिर भी वह चाहती है कि मैं उस नाम से जीऊं। मैं खिड़की की तरफ मुड़ता हूँ और कुछ नहीं कहता। पुराने दिनों में उसकी तरफ से कुछ लफ्ज भी मेरा पूरा दिन बना देते। मैं कुछ कहने के लिए पागल हो जाता। अब नहीं। पार्टी में हम थोड़ी देर के लिए पति पत्नी का रोल करते हैं। कुछ जाना पहचाना बिजनेस पार्टनर से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं एक शांत जगह ढूंढता हूँ और अकेला बैठ जाता हूँ। किस्मत की बात है, जो जवान आदमी मेरे बगल में बैठता है वह विंसेंट है। वही जिसके बारे में कुछ वक्त पहले खबरें फैली थीं कि उसने लिडिया के साथ होटल रूम लिया था। विंसेंट, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? एक और आदमी पास आता है और पूछता है। बस आराम कर रहा हूँ। टाइलर, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। विंसेंट की आवाज बहुत साफ और तेज है। मैंने देखा है कि लिडिया को अच्छी आवाज वाले आदमी पसंद है। जेन भी ऐसा ही है और हर वह आदमी जिसके साथ उसका नाम जुड़ा है। वह दोनों मेरे बगल में बातें करने लगते हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। टाइलर विंसेंट को छेड़ता रहता है। तुम्हारी लिडिया वहाँ है, तुम जाकर हेलो क्यों नहीं कहते? शुरू मत करो, वह मेरी बॉस है और उसका पति है। विंसेंट शिकायत भरी नजर से कहता है। वह पति? वह तो लगभग है ही नहीं। किसी ने उसे सालों से नहीं देखा और सब जानते हैं कि वह हाल ही में तुम्हारे सबसे करीब रही है। मैंने सुना है वह तुम्हें एक घर खरीद कर दे रही है। टाइलर को साफ जलन हो रही है। वह मेरे साथ बहुत उदार रही है, विंसेंट कहता है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखता है। मुझे तो पता भी नहीं वह मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों है। शायद मैं खुशकिस्मत हूँ। लिडिया सबके साथ उदार है सिवाय अपने नाम के पति के। हर वह आदमी जिसके साथ उसका नाम जुड़ा है खत्म होने के बाद उसकी तारीफ करता है। तभी मेरे माँ बाप पास आते हैं कहते हुए। मुझे अकेला बैठा देखकर वह इसके पूछते हैं, मार्कस, लिडिया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लिडिया का नाम सुनते ही विंसेंट और टाइलर दोनों मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव अभी देखने लायक होंगे। मैं खड़ा होता हूँ, अपनी माँ के हाथ में अपना हाथ डालता हूँ और उन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ। उसकी बगल में रहने में क्या मजा है। भीड़ के साथ बस बिजनेस की बातें होती हैं। मैं तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरी माँ मुझे हैरानी से देखती है। सालों हो गए हैं जब मैं उनके साथ इतना खुलकर प्यार से पेश आया हूँ। तुम दोनों बातें करो। मैं ओल्ड चिन और दूसरों को ढूंढता हूँ। मेरे पिता हमेशा की तरह सीधे साधे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों को ढूंढने चले जाते हैं। विंसेंट आखिरकार मुझे पहचान जाता है। उसका चेहरा लाल और सफेद होता है। उसकी आंखों में दुश्मनी साफ दिखती है। मैं अपनी माँ के साथ बैठ जाता हूँ और बातें करने लगता हूँ। सच कहूँ तो मैं आज आना ही नहीं चाहता था। उसी ने मुझे साथ आने को कहा। कितना बोरिंग है। तुम बच्चे, ये जरूरी बिजनेस है। ये बोरिंग की क्या बात है? मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ती हैं और मुझे डांटती हैं, लेकिन उनकी आवाज में पूरा प्यार है।
मैं अपनी बगल की नज़र से विंसेंट को देखता हूँ। मैं आमतौर पर बातें करता रहता हूँ, लेकिन ये सच में बोरिंग है। वैसे माँ, मैंने रे से घर के लिए कुछ लोग रखने को कहा है। मैंने थोड़ी मसल बनाने का फैसला किया है। मुझे कहा गया है कि मैं बहुत पतला हूँ, ज्यादा खाऊं और एक्सरसाइज करूं। विंसेंट अपना होंठ काटता है। साफ दिख रहा है कि वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तुम दोनों इतनी बड़ी जगह में रहते हो, तुम अकेले ये सब कैसे संभाल सकते हो? मेरी माँ पूरे दिल से सहमत होती है। मैं तो बस अपनी छोटी सी दुनिया चाहता था, लेकिन अब मैं उससे थक गया हूँ। मैं बातों को थोड़ा उलझाकर छोड़ देता हूँ। विंसेंट लिडिया की जिंदगी में बस एक गुजरता हुआ चेहरा है, मामूली। जेन जैसा नहीं, यहाँ कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। विंसेंट अचानक खड़ा होता है और जल्दी से चला जाता है। टाइलर उसके पीछे पीछे चलता है। शायद वह भी उतना ही बेचैन है। जब पार्टी खत्म होती है, मैं लिडिया के साथ वापस नहीं जाना चाहता। मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने असली घर, और अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। मैं जा रही हूँ, लिडिया कहती है। उसे कभी परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ जाता हूँ जब तक मैं उसे शर्मिंदा न करूँ। मेरे पिता अभी भी अपने दोस्तों के साथ गहरी बातों में लगे हुए हैं, बिल्कुल बेखबर। पार्टी खत्म होती है। मेरी माँ मुझे गाड़ी की चाबी देती है और मुझे पार्किंग में इंतजार करने को कहती है जब तक वह मेरे पिता को वहां से ले जाती है। मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में नीचे जाता हूँ। मुझे अपने पिता की गाड़ी मिलती है और मैं अंदर बैठने ही वाला होता हूँ जब मैं लिडिया और विंसेंट को गुस्से में बात करते देखता हूँ। विंसेंट उसकी जैकेट का दामन पकड़ता है, दुख में। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी रही हो, क्या तुम कह रही हो कि यह सब सच नहीं था? मुझे यकीन नहीं होता। जो चाहे मानो, बस मेरे रास्ते से हट जाओ। लिडिया अपनी जैकेट छुड़ाती है। वह ऐसी ही है। एक बार जब उसका काम हो जाता है तो हो जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। एक अपार्टमेंट और विंसेंट ने खुद को यकीन दिला दिया कि वह ही खास है। वह मुझे अपनी बगल की नजर से देखती है। वह बेचैन, नफरत भरी नजर सीधे मेरी तरफ थी, जैसे मैं ही तमाशा कर रहा हूँ। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ जाता हूँ और दरवाजा लॉक कर देता हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप का इंतजार नहीं कर रहा होता तो मैं अब तक वहां से निकल चुका होता। मुझे इस तरह पीछे हटते देखकर उसे कुछ होता है। वह सीधे मेरी तरफ आती है। वह खिड़की पर नॉक करती है। मैं उसके होंठ पड़ता हूँ। बाहर निकलो। मैं गुस्सा करता हूँ और अपना सर हिलाता हूँ, होंठों से नहीं कहता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है। ये उसका फोन है, हुन है। मार्कस, इस गाड़ी से बाहर निकलो। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहती। शीशे के जरिए मैं उसकी गुस्से से भरी आंखों से मिलता हूँ। मैंने अच्छे से सोच लिया है, अगर मैं जेन से मिलने से पहले तलाक नहीं ले पाया तो मैं इंतजार करूंगा। मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक वह खुद इस बात को नहीं उठाती, और जब वह ऐसा करेगी मैं तुरंत मान जाऊंगा और फैमिली कंपनी में हिस्सा लेकर चला जाऊंगा। बुरा सौदा नहीं है।